नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस पर। तो बाल विकास की श्रृंखला का भाग 2 आज हम लेके आए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा W को M और B को D पढ़ता है तो निम्न में से वह किस रोग से पीड़ित है? चलिए बताइए आप लोग अपने ऑप्शन। नंबर 1 डिस्मॉर्फिया, सेकंड डिसलेक्सिया, थर्ड डिस्कैल्कुलिया या 4 डिस्थीमिया। बताइए आप लोग ऑप्शन अपने। 4 ऑप्शन हैं, इसके बारे में बताऊं आपको मैं। ये डिस्मॉर्फिया जो होता है वो एक भ्रम होता है। ये भ्रम ऐसा है कि बच्चे को लगेगा या वयस्क को लगेगा कि मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं, लगेगा कि कंपेयर करेगा वो दूसरे से कि इससे छोटी हैं या उसके बराबर नहीं है। एक प्रकार का भ्रम है ये। इसी भ्रम बीमारी को नाम दिया है डिस्मॉर्फिया। सेकंड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में होता है पठन संबंधी विकार, कि जो बच्चा लिख तो अच्छे से लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है उसकी पढ़ने में, तो ये पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया। आप देखना ये चित्र बना है, पढ़ने में इसे कठिनाई हो रही है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और डिस्कैल्कुलिया आपको बता दें, थर्ड नंबर डिस्कैल्कुलिया होता है गणित से संबंधी विकार। जो गणित की इक्वेशन होती हैं या जो समेशन, एडिशन, डिवाइडेशन ये सब होता है वो आसानी से नहीं कर सकता है। डिस्कैल्कुलिया में गणित से संबंधी होता है। डिस्ग्राफिया में होता है लिखने से संबंधी विकार, वो सही से नहीं लिख सकता है, टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, समायोजन या अनुकरण। बताइए आप लोग अपने आंसर। सृजनात्मकता निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी। कोई बालक कितना क्रिएटिव है, उसकी थिंकिंग कितनी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी से संबंधित होती है सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C अपसारी चिंतन। और आपको बताऊं अनुकरण तो होता है वही सेम, टीचर ने जो बोल दिया बच्चे ने लिख लिया। अनुकरण करना दर्श प्रतिदर्श, जैसा टीचर कर रहा है वैसा बच्चा कर रहा है, तो सृजनात्मकता में नहीं आता है, वो अनुकरण में आता है। और अभिसारी चिंतन में होता है एक जो सीमित दायरा होता है सोच का, जो उसे मूर्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, सिर्फ उनके बारे में ही सोच सकता है अभिसारी चिंतन में। और जो अपसारी चिंतन होता है दोस्तों, वो एक नई खोज, दिमाग में नए नए आइडिया, जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनके बारे में अभी सोचना, नई क्रिएटिविटी दर्शाना अपसारी चिंतन में आता है। तो सृजनात्मकता का डायरेक्ट संबंध होता है अपसारी चिंतन से। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ नई नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं बच्चे, तो ये आ रही है अपसारी चिंतन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन निम्न में से किसका समर्थन करता है? मतलब किस सिद्धांत का समर्थन करता है, आपको यह बताना है। नंबर 1 एकीकरण का सिद्धांत, सेकंड निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड अंतः संबंध का सिद्धांत और फोर्थ अंतः क्रिया का सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो लास्ट हुआ था टेट का एग्जाम, उसमें आया था। टेट शायद 2018 में ये क्वेश्चन आया था। बताइए आप। विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये सिद्धांत बताना है आपको। चलिए इसमें मैं आपको बताऊं। देखिए ये चारों डिफाइन करेंगे हम लोग। एकीकरण का सिद्धांत होता है कि पहले मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो पहले हाथ से पकड़ता है किसी वस्तु को, फिर हाथ उठाता है, फिर उंगलियां चलाता है, मतलब धीरे धीरे वो पहले एक पूरा डिफाइन भाग में, फिर धीरे धीरे वो उंगलियां चलाता है, उंगलियों से पकड़ता है, एक एक करके खंडों में तोड़ता है चीज़ों को। तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत। और नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, जो निरंतर चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो। जन्म पूर्व से ही अपना विकास स्टार्ट हो जाता है और मरण तक
विकास कभी खत्म नहीं होता है, विकास कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, ये आती है निरंतरता के सिद्धांत से। तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और आपको बता दूं मैं, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध होता है, मान लीजिए एक दूसरे से कनेक्टेड, जो चीजें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, मान लीजिए अपने जो कौशल हैं, सुबो पाली हिंदी में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जो इंसान सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं पाएगा वो पढ़ नहीं पाएगा और लिख भी नहीं पाएगा, तो ये अंतः संबंधित है एक दूसरे से। इस सिद्धांत को कहते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, जो अंतः संबंधित हो। चलिए चौथा देखते हैं, अंतः क्रिया का सिद्धांत। अंतः क्रिया का सिद्धांत ये है, इंटरैक्ट करके समाज में मेलजोल करके अंतः संबंध बना के जो क्रिया करते हैं, वो जिससे सीखते हैं समाज से जो बच्चे, उसे कहते हैं अंतः क्रिया का सिद्धांत। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निरंतरता का सिद्धांत, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विलियम मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, आपको ये बताना है क्वेश्चन। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के अलग अलग संवेग बताए हैं, ये लास्ट सुपर टेट में आया था क्वेश्चन। तो आपको बताना है जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है। नंबर 1 भय, क्रोध, घृणा या आश्चर्य से। और ये यहाँ पे 14 प्रकार के निम्नलिखित संवेग दिए गए हैं, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आश्चर्य से। आश्चर्य से जो है जिज्ञासा का संबंध है। और जैसे संतान कामना का वात्सल्य से, आत्मगौरव, आत्माभिमान, संग्रहण का अधिकार से, इस प्रकार निम्न प्रकार के 14 प्रकार के मूल प्रवर्तनात्मक संवेग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषता क्या है, बताइए। वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, वह विषय का ज्ञाता हो, वह संवेदनशील भाषा का प्रयोग करता हो, या वह सख्त अनुशासन का पालन करता हो, बताइए आप। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की क्या विशेषता है, चलिए देख लेते हैं। वह अपने विषय का ज्ञाता हो। तो देखिए, विषय के ज्ञाता होने से आपका मानसिक स्वास्थ्य जरूरी नहीं है कि सही हो, अच्छी बात है, नॉलेज होगी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका मानसिक नॉलेज वो सही हो। सेकंड हुआ संवेदनशील भाषा का प्रयोग करता हो। देखिए, संवेदनशील भाषा के प्रयोग करने से बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है लैंग्वेज क्या है, सिर्फ मातृभाषा आती है। आप भले ही संवेदनशील भाषा का यूज करेंगे तो उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव ना लगे, हो सकता है समझ में ना आए, तो ये भी नहीं करना है आपको। वह सख्त अनुशासन का पालन करे। छोटे बच्चों के सामने सख्त अनुपालन का पालन नहीं करना है एक शिक्षक को, क्योंकि जो सीखते हैं बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप उनके सामने सख्त व्यवहार करेंगे तो हो सकता आगे चल के वो भी सख्त व्यवहार करने लगे आप आस पड़ोस से, समाज से, तो ये भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर है 1, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो। जिस प्रकार, जैसे संवेगात्मक रूप से संतुलित का मतलब ये है कि किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो पता चले कि शिक्षक को परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता से उसका आंसर बताना चाहिए और उसे समझाना भी चाहिए शांतिपूर्वक। तो इसका राइट आंसर होगा वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, हर टेट एग्जाम में, हर सीटेट एग्जाम में वाइगोत्स्की महोदय से एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%। बताइए आप लोग, यह संस्कृति द्वारा फलित होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, औपचारिक शिक्षा द्वारा होता है, या स्वयं सीखा जाता है। बताइए आप लोग, बाल विकास के बारे में क्या कहा। तो एक बात बता दूं आपको, किसी भी कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए, वाइगोत्स्की की बात हो रही हो, तो आपको हमेशा आंसर लगाना है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा फलित होता है। वाइगोत्स्की महोदय ने ये बताया है कि जो बच्चे सीखते हैं, जितना भी कुछ सीखते अर्जन करते हैं, वो सिर्फ समाज का फल होता है। समाज से ही सीखते हैं बच्चे,
उन्होंने ना तो संवेगात्मक विकास को बताया है, ना संज्ञानात्मक विकास को। उन्होंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, वो है सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बुद्धि के विषय में सही कथन निम्न में से क्या है? नंबर 1, समायोजन की क्षमता बुद्धि है। सेकंड, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। थर्ड, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। या फोर्थ, उपयुक्त सभी। आपको बताना है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है, बिल्कुल है। आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से कहीं भी समायोजित कर सकते हैं, समाज में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं बुद्धि के इससे, तो ये तो है। चलिए सेकंड देखते हैं, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि। तर्क वितर्क के द्वारा जो एग्जाम्पल देते हैं, जो जिससे हम समायोजित होते हैं समाज में, तर्क द्वारा ही तो होते हैं, या तर्क द्वारा ही ये पहचान होती है कि कोई कितना अच्छा वक्ता है या कितना अच्छा खेलता है, तो तर्क से ही ये सब संभव हो पाता है, तो ये भी है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल है। बुद्धि के माध्यम से तो सीखते हैं हम लोग, तो ये भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। और इसमें से एक हमेशा क्वेश्चन आता है हर साल, नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण। इसमें से हर साल एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बता रहा हूं। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, छात्र की कठिनाइयों के कारणों के बारे में जानना है, उपयुक्त सभी। चलिए देखिए, बताते हैं हम आपको सबसे पहले नैदानिक परीक्षण के बारे में। छात्र की जो प्रगति होती है या उसकी जो कमियां होती हैं या कठिनाइयां होती हैं, उन कारणों के बारे में जानना होता है नैदानिक परीक्षण। कमियां, मुख्यतः कमियां कठिनाइयां जो भी होती हैं छात्र की, उनके बारे में एक अध्यापक का जानना ही नैदानिक परीक्षण कहलाता है। चलिए, और उपचारात्मक शिक्षण वो होता है जब नैदानिक कमियां आपने पता लगा ली छात्र की, उनका उपचार किया। कमियों का उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो ऑप्शन नंबर 1 होगा ना सेकंड होगा, इसका हो जाएगा थर्ड। छात्र की कठिनाइयों के बारे में पता लगाना होता है नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? बताइए आप सब लोग। ऑप्शन है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आपको मैं बता दूं, ये है व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। और मन के विज्ञान के बारे में पोम्पोलॉजी ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। ये पोम्पोलॉजी ने परिभाषा दी थी, नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समस्या शिक्षा शांति के लिए है, मतलब समस्त शिक्षा शांति के लिए है। यहाँ समस्त है, ये गलत टाइप हो गया है। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, यह किसका कथन है? और हर बार कथन आते हैं आपके 2 नंबर के कथन आते हैं, पुस्तक और कथन। ये BTC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली लास्ट पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि समस्त शिक्षा शांति के लिए है। तो बताइए आप लोग, महात्मा गांधी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्राइड या रविंद्रनाथ टैगोर? तो चलिए बता दूं मैं आपको, ये है मारिया मॉन्टेसरी जी का कथन कि समस्त शिक्षा शांति के लिए है। और ये कथन आपको याद करने पड़ेंगे, पुस्तकें याद करनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैडम मारिया मॉन्टेसरी, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं।
तरल ठोस बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? मतलब बुद्धि का तरल ठोस संप्रत्यय किसने दिया? किसने बताया कि बुद्धि तरल और ठोस दोनों होती है? इसका संप्रत्यय किसने दिया? आर.बी. कैटल ने, स्पीयरमैन ने, अल्फ्रेड बिने ने या हार्वर्ड गार्डनर ने? चलिए बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है आर.बी. कैटल ने। आर.बी. कैटल ने बुद्धि का तरल ठोस संप्रत्यय दिया था। ये आर.बी. कैटल महोदय हैं, देखिए आप लोग। स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्वैकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। और हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आप लोग नोट कर सकते हैं ये चीजें। नेक्स्ट, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए रूडोल्फ गोल्काय, बी एडोल्फ हिटलर, सी स्किनर या डी गाल्टन? और आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। मनोविज्ञान में पहली पुस्तक लिखी गई है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है ये साइकोलॉजिया। निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रूडोल्फ गोल्काय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप याद कर लेना है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई है रूडोल्फ गोल्काय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे बना दूं। निम्न में से यह कथन किसका है? ये बहुत ही प्रचलित कथन है बाल विकास का। आप बाल विकास की एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, शायद दूसरे ही पेज पे क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बालक दे दो। बहुत ही प्रचलित कथन है, शायद ही किसी को ये पता ना हो। अगर जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं बच्चे, उन्हें सबको ये पता होगा। तो मैं आपको बगैर समय गंवाए हुए इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जेबी वाटसन का, जेबी वाटसन का ये कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। व्यवहारवाद के जनक है जेबी वाटसन, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, बताइए, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक गतिविधि? चिंतन निम्न में से क्या है? बताइए आप लोग। देखिए आपको बताऊं मैं, जितने भी समस्त प्रकार के चिंतन होते हैं वो बुद्धि से कनेक्ट होते हैं, और बुद्धि कनेक्ट होती है संज्ञानात्मक गतिविधि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। आप लोगों ने नोट किया है, क्योंकि आप देखिए बुद्धि भावात्मक से तो संबंधित है नहीं, तो ये तो हो वैसे भी नहीं था। मनोवैज्ञानिक कोई है नहीं बुद्धि का चिंतन का मतलब, और मनोगतिक भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये शायद 4-5 बार आया है टेट और सीटेट के एग्जाम में। बच्चे अनुकरण द्वारा निम्न में से किस सिद्धांत से सीखते हैं? बताइए आप लोग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से, एरिक्सन के सिद्धांत से, या मैस्लो के? लेकिन आपको यह बताना है इसमें कि अनुकरण द्वारा किसके सिद्धांत से सीखते हैं, क्योंकि सीखते तो बच्चे चारों के सिद्धांत से ही हैं, लेकिन अनुकरण द्वारा किसके सिद्धांत से सीखते हैं यह बताना है मेनली आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो यहां पे बात हो रही है अनुकरण की, तो ये तो देखो होगा नहीं, पहला क्वेश्चन कर दे। दूसरा देखिए एरिक एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया था, तो ये भी नहीं होगा। मैस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, तो ये भी नहीं होगा। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था दर्श प्रतिदर्श या प्रेक्षणात्मक अधिगम या अनुकरण का सिद्धांत। ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्बर्ट बंडूरा। समाज के द्वारा अनुकरण करते हैं बच्चे, जो सीखते हैं, जो देखते हैं आपके आसपास के समाज में,
उसी के द्वारा बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा काली गाय, काले कुत्ते, काली बिल्ली को देख के डरता है, तो निम्न में से वह कैसा व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है? ऑप्शन सुनिए। उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, संवेगात्मक दुश्चिंता या उपरोक्त सभी? बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको बताऊं, काली गाय, काले कुत्ते और काली बिल्ली को देख के डरता है बच्चा, तो ये अनुक्रिया गलत हो जाएगा। इस वजह से कि अगर उनके इफेक्ट से बच्चा डर रहा हो, कि अगर वो लोग डरा रहे हो बच्चे को और बच्चा अनुक्रिया कर रहा हो, तब इसका ये आंसर होता। लेकिन ये तो है नहीं, वो तो डरा नहीं रहे हैं, बच्चे खुद डर रहा है देख के, वो तो कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं, खुद ही बच्चा रोए जा रहा है या डर रहा है, तो इस प्रकार से अनुक्रिया तो हो गई नहीं। संवेगात्मक दुश्चिंता से इसका कोई मतलब है नहीं। संवेगात्मक दुश्चिंता होती है कि जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ है, आप उसे ले लो, तो उसे एक जो भय होता है कि पता नहीं है कौन है, कहाँ मुझे लेके जाएगा, इस प्रकार का जो एक चिंता और भय का माहौल व्याप्त होता है बच्चे के संवेगात्मक दिमाग में, वो होती है संवेगात्मक दुश्चिंता। तो ये तो है नहीं, और ये नहीं है तो उपरोक्त सभी तो फिर हो गई नहीं। अब बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका सही होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण का ये है कि बच्चे को जो फोबिया है काले रंग से, उसे ये पता ही नहीं है कि काला कुत्ता अच्छा होता है या बिल्ली अच्छी होती है। कोई भी काली चीज उसे दिखाई दे जाए, यहाँ पे और भी तमाम अगर काली चीज लेते तो उन सबको देख के डरता। वो सामान्यीकरण कर रहा है, बच्चा विभेदन नहीं कर सकता है, सामान्यीकरण कर रहा है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर होती हैं, यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है और पूर्णतः सही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर होती हैं, ये सब मिथ है। लेकिन आपको मनोविज्ञान के हिसाब से बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर हो सकती हैं, बताइए अपना आंसर। इसका आंसर होगा, देखिए सही तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर हों, कोई नहीं होता है। देखिए हर कोई सीखता है, सब सीखते हैं, लड़के लड़कियां सब सीखते हैं समाज में इंटरेक्ट करके, तो ऐसा कुछ है नहीं है, ये गलत हो गया। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के पास एक जैसी बुद्धि होती है, सिर्फ जरूरत होती है उसे निखारने की, सभी के पास समान बुद्धि होती है, पूर्णतः सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका बचाइए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये भेदभाव कर रहा है इस क्वेश्चन में लड़के और लड़कियों में। आप देख रहे हैं शकुंतला देवी के बारे में सुना होगा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये लोग कौन है? अगर ये ऐसे होता तो ये कथन क्यों होता? इसलिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कथन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन दीजिए, कक्षा के बाद प्रश्न पूछने की सलाह देनी चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बताइए आप अपना आंसर। इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके टेट एग्जाम में। अगर 30 क्वेश्चन आते हो तो उनका लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं, तो 10-10-10 का लेवल होता है क्वेश्चनों का। चलिए बताइए आप लोग। कक्षा के बाद प्रश्न पूछने की सलाह देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे सुटेबल आंसर ही नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन गलत। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है आपको। हतोत्साहित करने से उसका मनोबल डाउन होगा, वो फिर सीखेगा नहीं, दुश्चिंता का शिकार हो सकता है बच्चा, ये भी नहीं होगा। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जी बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके बारे में बताऊं, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर छोटा बच्चा है वो प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो इतना होता कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढ के ला सकता था, तो आपसे प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना होती उसे।
बहुत छोटा बच्चा है वो, उसे पता ही नहीं है, इसलिए तो प्रश्न पूछा उसने, इसलिए चौथा आंसर ही नहीं होगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है? देखिए आप लोग, लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। आप लोगों को बता दूं मैं, सूक्ष्म गतिज कौशल होते हैं एक सीक्वेंस के जरिए, जिसमें लिखना, उठाना एक सीक्वेंस में होता है, पहले पकड़ना किसी चीज़ को, फिर उसी से लिखना, उठाना, ये सब आते हैं उसमें। तो आप देखिए दौड़ना, तो दौड़ने का क्या सीक्वेंस है? कुछ सीक्वेंस ही नहीं है। चढ़ने का भी कुछ नहीं है और फुदकने का भी कुछ सीक्वेंस नहीं है। ये सीखे जा सकते हैं लिखने में। लिखने में पहले बच्चा पेन उठाएगा, फिर उसे पकड़ना सीखेगा, इसके बाद लिखना सीखेगा। तो एक सीक्वेंस के जरिए होता है सूक्ष्म गतिज कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का किससे है? आपको ये बताना है। नंबर 1 परिवर्तन से, सेकंड प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। चलिए बताइए आप लोग। देखिए उद्दीपक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है अनुक्रिया से। थॉर्नडाइक का आपको सिद्धांत याद आ रहा होगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें बताने का है नहीं, परिवर्तन का होगा नहीं, प्रयास का नहीं है, परिणाम का भी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।